मसल्ली खोखर, माछी खोखर, मोची खोखर और नाई खोखर, ये तमाम तर लोग अपने आप को खोखर कहते हैं। और दूसरी तरफ से राजा खोखर, मलिक खोखर, साईं खोखर, अलवी खोखर और जाट खोखर, ये तमाम लोग भी अपने आप को खोखर कहते हैं। ये तमाम खोखर कैसे हैं? आमतौर पे जो मलिक खोखर लाहौर के अंदर जो रहते हैं, जो राजा खोखर होते हैं, वो इनको खोखर, उनके बच्चे इनको खोखर कंसीडर नहीं करते, कहते हैं ये तो नहीं है, ये कैसे खोखर हो गए। आज की ये वीडियो खत्म होने तक आपको दो चीजों का पता चल जाएगा। एक तो खोखरों की बरादरी की असलियत क्या है, और दूसरा आपको एशिया के अंदर कास्ट सिस्टम के बारे में, जट्टों, डोगरों, खोखरों, इन तमाम के बारे में पता चल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, प्रिसाइज करता हूँ। वैसे मेरा रिसर्च तो कोई 2 महीनों का है। मैंने बहुत ही अलग अलग साइट्स पे जाके मैंने इसको सर्च आउट किया है। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। मैं अल-करम स्कूल ऑफ थॉट्स पे पढ़ाता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, तमाम के मैं वन लाइनर कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इस्लाम आया तो इस्लाम के आने के बाद जो बरादरियां डिटरमाइन हुई, इस मुसलमानों के अंदर जो कास्ट सिस्टम थी, जातें थी, वो 4 वजूहात पे हुई। मतलब हिंदुओं की अलग थी, मुसलमानों की अलग हुई। सबसे पहले थी ब्लड बेस्ड कास्ट सिस्टम, मतलब ऐसी बरादरियां जो खून से बनी, मतलब ऐसी बरादरियां जो खून की वजह से नीचे चली, जिनकी लाइनेज नीचे चली। उनमें से जैसे कि सैयद है, सैयदों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, ये तमाम तर जो है वो ये ब्लड बेस्ड कास्ट सिस्टम था। दूसरी है ऐसी बरादरियां जो प्रोफेशन की वजह से कुछ काम करने को, अपने पेशे की वजह से बरादरियां बन गई, जैसे जुलाई, जैसे नाई, इसी तरह से बहुत सी और भी ऐसी इकसाम है जो अपने पेशे, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन बेस्ड कास्ट थी ये। तीसरी थी पोजेशन बेस्ड कास्ट, मुसलमानों के अंदर जो बनी जब अर्लियर इस्लाम के अंदर जब इस्लाम आया, तो जैसा कि जो लोग भैंसें और जमीन वगैरह ओन करते थे और उन पे काम करते थे, वो जाट कहलाए। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, वो लोग मलिक कहलवाए। मालिक क्योंकि फारसी लफ्ज़ अरबी से मुताल्लिक है ये, तो वो लोग जाट कहलाए। इसी तरह से द पीपल हैविंग अ सॉर्ट ऑफ पोजेशन, जिन लोगों के पास कुछ पोजेशन थी, मलकियत थी, वो लोग अपने आप को राजा कहलवाए। ठीक है, अब आज भी पिंडी वाली साइड पे जो बड़े अपने लोग अपने आप को वो राजा कहलवाते हैं। सिंध वाली साइड पे जब ये मसला गया तो वहां पे जो लोग बड़े बड़े थे वो अपने आप को साईं कहलवाए, और अपनी बाद में उन्होंने कहा मेरी तो बरादरी की साईं है। हालांकि साईं, मलिक, राजा, ऑल दीज आर टाइटल्स, ये तमाम के तमाम टाइटल्स हैं, ये कोई बरादरी नहीं है। लेकिन people used to adopt it as a somewhere बरादरी। कुछ चौथी जो इकसाम है ना जिस वजह से बरादरी बनी, वो थी जियोग्राफी। लोग एक खास जगह पे जो बैठ गए ना, उनको उन्हीं नामों से मुखातिब किया जाने लगा। तो ये 4 बेसिक इकसाम है जिसकी वजह से इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट आया बरादरी का, वो था। अब इन चारों में हमने आज बात करनी है खोखरों की। तो जो खोखर, जाट, इस किस्म की जट, ये जाट, इस किस्म की बरादरियां हैं, ये ब्लड बेस्ड कास्ट नहीं है, ये खूनी बरादरियां नहीं है। मतलब एक खून से निकली हुई बरादरी नहीं, जैसे सैयद निकले थे। ये पोजेशन और प्रोफेशन बेस्ड कास्ट है। ये बात समझने की है। इनके पेशा और इनकी मलकियत शो करती थी कि ये खोखर है। और खोखरों के बारे में एक और मसला भी है कि हर वो बंदा जो टैक्सिला, ये जो पोठोहार प्लेटो है, ये जो रावलपिंडी और झेलम का एरिया है, ये जो सॉल्ट रेंज का एरिया आपको मैं मैप के अंदर दिखाने की कोशिश करता हूं, जितने लोग उस टेरिटरी के अंदर, उस इलाके के अंदर 10 किले आज भी उनके आसार मौजूद हैं, उन इलाकों के अंदर उस वॉरियर, उन जंगी लोगों में रहते थे, उन जंगी लोगों का हिस्सा थे वो नाई था। अब एक कबीले के अंदर नाई होता है, जाहिर होता है। एक कबीले के अंदर माछी होता है, जो पानी लेके आता है, वो भी होता है। तो अगर आप उस कबीले से बिलोंग करते हैं तो आप खोखर हैं।
अब होता यह है कि कुछ राजा भी माछी बने। मैंने जब इसको डिकोड किया तो मुझे समझ आया कि बहुत से ऐसे लोग जो बहुत पावरफुल थे एक वक्त में, जब हलाकू खान इंटर होता है, आपको पता है कि ये नॉर्थ हमारी वेस्ट की टक्कर है, ठीक है। जब वेस्ट से लोग यहां पे आते थे, जब हलाकू खान, जब अलेक्जेंडर दी ग्रेट यहां पे आए, जब मंगोल यहां पे आए, तो उनकी लड़ाइयां इन लोगों से हुई। फिर उसके बाद ये यही खोखर हैं जिन्होंने 11वीं सदी से ऑनवर्ड, 11वीं सदी में रजिया सुल्ताना, फिर अल्तमिश, महमूद गौरी, फिर उसके बाद ये जो अलवी खोखर्स हैं, इनका वो जो बड़ा था कुतुब शाह, उनकी फौजों से ये लोग लड़े। तो जब कोई किसी की फौज से लड़ता है तो अगर वो जंग हार जाए तो उसके बादशाहों को ये लोग खाना बदोश कर देता है। ये तो अंडरस्टूड बात है, आपने फिल्मों में देखी होगी कि अगर कोई बादशाह जंग में हार जाए तो उसको बहादुर शाह जफर की तरह या तो मुल्क बदर कर दिया जाता है और या उसको अपने साथ कमी रख लिया जाता है। सो हाउ द राजाज, खोखर राजाज जो थे उस वक्त के, देखे ना, बड़ी आम सी बात है, एक वक्त था मुगल बादशाह थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुगल लोहा कुटते हैं, लोहार है। ऐसी बरादरी जो कि एक वक्त में बादशाह थी, अगले वक्त में हो सकता है वो नौकर हो। इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा होता है। कौमें ऐसे ही प्ले करती हैं, कौमें ऐसे ही, दुनिया ऐसे ही चल रही है। अब खोखर है क्या? लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो दोस्तों, जो खोखर है ना, ये घक्कर से निकला है। जितने लोग भी आपको बरादरियों के बारे में, खोखर बरादरी के बारे में बताएंगे, वो आपको बताएंगे 11वीं सदी में अमुस से लड़े खोखर, 13वीं सदी में लाहौर पे कब्जा कर लिया, नुसरत खोखर, जसरत खोखर, ये शेरा खोखर, शेखा खोखर, ये तमाम खोखरों के वो लोग नाम लेंगे। 11वीं सदी से पहले किसी खोखर का नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नाम ही कुछ और था। 11वीं सदी में एक और काम हुआ था, याद है आपको? मैंने जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई थी, जब हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था 11वीं सदी से ऑनवर्ड एक अहम काम यह हुआ था कि इस्लाम बड़ी तेजी से एशिया के अंदर फैलना शुरू हो गया था। तो जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो एक कबीले के, कुछ कबीले ऐसे थे जो पहाड़ों के अंदर बैठे हुए थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा जंगें बर्दाश्त की, जो पहाड़ों की टक्कर पे बैठे हुए थे। इसलिए जो कौम भी हमला करती थी वही लोग उनको फेस करते थे। वो जंगजू वॉरियर थे, वो लोग घक्गर्स थे। अब घक्गर्स, खोखर्स कैसे बना? बड़ी सिंपल सी बात है। जो फारसी है, जो इस्लाम की जुबान थी, जो अरबी और फारसी थी, जो पर्शियन लोग थे, वो लोग घक्गड़, उनकी डिक्शनरी में ये लफ्ज नहीं थे, ना घे ना अड़े, तो ये खोखर बन गया। लोग ये तो बताते हैं आपको कि घक्गड़ खोखर्स बने, लेकिन ये नहीं बताते कैसे बने, ऐसे बने थे। आई होप कि आपको, तो वो जो घक्गर्स थे पहले, जो लड़ते थे, मरते थे, जो एक ऐसे जालिम लोग थे जो लूट मार क्या करते थे, जो राजा महाराजा यहां से गुजरते थे। पता है आपको, जब अलेक्जेंडर दी ग्रेट, जिसको सिकंदर आजम कहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऐसी साइटेशंस, बहुत सी ऐसी रेफरेंसेस हैं, बताया जाता है कि सबसे ज्यादा रेजिस्ट खोखरों ने किया था, उस टाइम के घक्कड़ों ने किया था। अब बाद में जब घक्कर्स खोखर बन गए तो इनके आपस में क्लैशेस भी हुए। कैसे? जो लोग घक्कड़ थे मुसलमान हो गए, सॉरी, उनके और घक्कड़, जो एक्चुअल घक्कड़्स थे, उनके क्लैशेस होना शुरू हो गए। सो अब ये जो घक्कड़ थे, कुछ लोग अपने आप को खोखर घक्कड़ भी कहलाते हैं। हमारी एक गोत वो भी है, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं कि खोखरों की एक गोत वो भी है जो घक्कर खोखर कहलाता है, ठीक है। ये वो लोग थे जो बाद में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और ये तमाम तर वो लोग थे जिन्होंने बाबा फरीद के हाथ में बैत करके, खोखर ज्यादातर, क्योंकि बाबा फरीद की वो वाली साइड है, तो ज्यादा लोगों ने या तो जंगों के सिलसिले में और या फिर बाबा फरीद के हाथ में बैत करके इस्लाम कबूल किया था। और ये घक्कड़ है। आपको खोखरों की हिस्ट्री 11वीं सदी से पहले नहीं मिलेगी, क्योंकि तब नाम ही और था। 11वीं सदी के ऑनवर्ड आपको ये हमला करते हुए, दिल्ली से लड़ते हुए, ये लाहौर पे कब्जा करते हुए, ये जंगी लड़ते हुए मंगोलों से आपको तारीख के अंदर मिलते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं मिलते। उसकी लॉजिक ये है कि नाम ही और था। कभी भी ये स्कूल में नहीं रहे। ये वो लोग थे जिनको खाना बदोश कर दिया गया, ये वो लोग थे जिनके बच्चों को स्लॉटर कर दिया गया, क्योंकि ये जंगजू थे, रेजिस्ट करते थे, फाइट करते थे, बड़ी बड़ी आर्मीज के सामने खड़े हो जाते थे,
तो अभी बात कर लेते हैं खोखर हैं कहां कहां पे। दोस्तों जो खोखर हैं मौजूदा चकवाल, पिंड दादन खान, कलर कहार, खुशाब, तालागंग और मरी हिल्स, टेक्सिला गुजरात, जेलम, रिवर बेल्ट गुजरात, मंडी बहावुद्दीन, सराय आलमगीर और लाहौर के अंदर कसूर, लाहौर, शेखुपुरा और सियालकोट, पसरूर और खानेवाल और पाकपतन, भावपतन, ये बहुत ज्यादा सिटीज है, मैं नहीं बता सकता, पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट फैले हुए हैं। और ये लोग जो खोखर्स हैं ये इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, हरियाणा और इस तरह की दूसरी स्टेट्स के अंदर। तकरीबन 5 मिलियन आज की डेट में 5 मिलियन से ज्यादा आबादी है खोखरों की, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड फैले हुए हैं। खाली यूके के अंदर 80,000 खोखर्स हैं, यूके के अंदर, मतलब इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका। और अगर इन्हीं खोखर्स की बात करें तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूदा तकरीबन 37 खोखर सर्व कर रहे हैं, जो कुछ एसपीज, कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, 37 खोखर से ज्यादा मौजूदा सर्व कर रहे हैं, बहुत से रिटायर्ड हो गए हैं। इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौजूदा पावर के अंदर आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं पिंडी के अंदर, ताजी खोखर का बेटा, उसके बाद ये लाहौर के अंदर पॉलिटिशियंस के अंदर सैफ खोखर और दूसरा अफजल खोखर, आगे फैसल सैफ आ चुके हैं। तो ये लोग पहले वॉरियर थे, अभी ये लोग बन चुके हैं बहुत ही बड़े पॉलिटिशियंस। और ये भी कहा जाता है कि जो इनकी लाइनेज है आने वाले टाइम में दे मे बी और मे नॉट बी इनटू द पावर, दे विल बिकम द सीएम और पीएम, दे विल रूल वंस अगेन नेशंस। तो अगर हम बात करें खोखर कबीले की तारीख की तो ये हजारों साल पुरानी है। ये हर बंदा कहेगा तो आपको सही, लेकिन कोई बताएगा नहीं। मैं बताता हूं, जो घकर्स थे, जो उस टाइम के अर्स्टवाइल घकर्स थे, जो बाद में खोखर्स बन गए इस्लाम कबूल करने के बाद, ये वो लोग थे विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, एक्सेंट चेंज हो गया, लफ्ज चेंज हो गया, लहजा चेंज हो गया, तो फिर ये खोखर बन गए। यही वो लोग थे जब सिकंदर आजम यहां पे आया तो इन लोगों ने उसको फेस किया था। आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि सिकंदर आजम के यहां आने पे उसको सबसे ज्यादा रेजिस्ट कहां पे करना पड़ा, उसको नॉर्थ के पहाड़ों पे सबसे ज्यादा रेजिस्ट करना पड़ा। और ये वही जगह है जहां पे अर्स्टवाइल खोखर रहते थे। आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि मंगोल जब यहां पे आए हमला करने तो सबसे ज्यादा उनकी लड़ाइयां किस कौम से हुई, वो खोखर कौम थी। आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब मंगोलों ने आगे का रास्ता अपनाया, जब आगे वो निकले इस रीजन से, सॉल्ट रेंज से, तो वो खोखरों की हिमायत के बगैर नहीं निकले। वो खोखरों को साथ मिला के, खोखरों के साथ मिल मिलाप हर तरीके का करके, मंगोलों की शादियां खोखरों में हुई, खोखरों की शादियां मंगोलों में हुई, फिर वो आगे बढ़ सके, उससे पहले वो नहीं आगे बढ़ सके। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पूरे का पूरा एशिया सब कॉन्टिनेंट सबजुगेट हो चुका था। पूरे का पूरा एशिया सब कॉन्टिनेंट मुगलों ने कब्जा कर लिया था। तकरीबन जो सब कॉन्टिनेंट था वो मुगलों ने कब्जा कर लिया था 11वीं सदी के ऑनवर्ड। एक वाहद रीजन ऐसा था जो कब्जे में नहीं आया था, जो इनसे मगलूब नहीं हो रहा था। वो कौन था? वो कौन सा था? सोचें, शेखा खोखर का रीजन, जसरत खोखर का रीजन। ये वो रीजन था कि जिसके बारे में जो मोहम्मद गोहर था, उसने, जो उस टाइम का बादशाह था, उसने अपनी फौज को के जो सबसे उसका अच्छा सिपा सलार था, उसने वहां पे असैसिनेशन के लिए पूरी फौज भेज दी थी, सिर्फ एक कबीले के लिए। लेकिन होता यह है कि ये वही कबीला होता है जो बाद में मोहम्मद गौहर को मरवा देता है, एक बादशाह को मरवा देता है। ये वही एक कबीला था जो कबीला रजिया सुल्ताना, जो शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी थी, उसको अपने भाई के खिलाफ जब जंग लड़नी थी तो कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा था, तो एक कबीला उसके साथ खड़ा था। उसने रजिया सुल्ताना को जंग जताई थी। वो यही पहाड़ों वाला कबीला था, और ये वही कबीला था जिस कबीले के खिलाफ कितनी ही जंगें लड़ी गई। इसके जो मालिक राजा होते थे ना, उनको पकड़वा के ये लोग यहां पे आके भीख मंगवाया करते थे, उनको खाना बदोश कर दिया करते थे। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है, ऐसे ही किया करते थे पुराने दौर में। जब किसी राजा को पकड़ा जाता था, उसके इलाके उसकी मार धाड़ करके अगर राजा पकड़ा जाता था तो उसको मुल्क बदर कर दिया जाता था, उससे भीख मंगाई जाती थी, उसको खाना बदोश कर दिया जाता था। तो नाई, मोची, माची, खोखर, एक तो वो लोग थे जो उस टाइम के वो कमी थे उन कबीलों के, उन खोखर कबीलों के।
और कुछ वो महाराजा थे जिनको यहां पे लाके जलील कराया गया। वाहद एक ऐसा कबीला था, वाहद एक ऐसी साइड थी जो कि कभी भी किसी की हुकूमत में नहीं आई सिवाय उनकी मर्जी के। कैसे? उनको लाहौर का गवर्नर बना दिया गया। जसरत खोखर और शेखा खोखर, इनको गवर्नरशिप देके उनसे सुलह करके उन पे हुकूमत की गई। उन पे हुकूमत जो उनके कबीले में की गई, उनकी मर्जी से की गई। एक ऐसा कबीला जो अलेक्जेंडर द ग्रेट आज से 3000 साल से लेके आज तक लड़ता ही आया। और यह कबीला फैला कैसे, इस पे बात कर लेते हैं दोस्तों। जब जंगें होती हैं ना, तो कुछ लोग अपनी एरियाज छोड़ के वहां से चले जाते हैं। तो दीज वर द पीपल कि जब इस्लाम आया और जब मंगोल आए, जब गजनीज आए, जब अलेक्जेंडर आए, तो ये लड़ते थे। कुछ लोग यहां से माइग्रेशन करके सिंध चले जाते हैं, कुछ लोग यहां से पटवार से माइग्रेशन करके हरियाणा चले जाते हैं। जंगों की वजह से कुछ को वैसे इलाका बदल कर दिया जाता था। तो दिस इज हाउ दे पे दीज पीपल, ये जो 4-5 मिलियन लोग हैं इस कबीले के, हाउ दे डिस्पर्स्ड फ्रॉम देयर ओन रीजन। गोरा बहुत समझदार था। गोरा क्या करता था कि गोरा अगर किसी पे हुक्मरानी करती थी ना, उसको दरमियान से तोड़ फोड़ देता था। गोरा इतना समझदार था दोस्तों कि गोरे ने जब, इससे पहले क्या था कि मुगल जब थे तो खोखरों के साथ मुसलसल लड़ाइयां चल रही थी। खोखर मुगलों को मार रहे थे, मुगल खोखरों को मार रहे थे, मुसलसल लड़ाइयां चल रही थी। जब गोरा आया तो गोरे ने आते ही जब रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब आके रिक्रूटमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई यहां पे, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी उसकी क्या थी? जट्टों और खोखरों को भर्ती करना। क्योंकि ये वही लोग थे जो लोग ऑलरेडी लड़ रहे थे, जिनके पास एक्सपीरियंसेस थे, जो वॉरियर्स थे। तो आज भी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जब कोई बंदा भर्ती होने जाता है तो उसकी कास्ट लिखी जाती है। ये वही कॉलोनियल एरा है, ये उसी कॉलोनियल एरा की बुनियाद है, उसी कॉलोनियल एरा से इंस्पायर्ड है, जिस कॉलोनियल एरा में जट्टों और खोखरों को या जट खोखरों को भर्ती किया जाता था। जो जट खोखर हैं, ये वो लोग खोखर हैं जो लोग वहां से निकल के आए और इन्होंने आके खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया, ये जट खोखर बने। तो ये जो खोखर कास्ट है ये ब्लड बेस्ड नहीं है, ये क्लेम बेस्ड है। एक खास टेरिटरी में लोग जो रहते थे, अगर वो जलाए थे, अगर वो मोची माची थे, मैं आपको अगर इनकी गोते बताऊं तो ये वो तमाम तर गोते होंगी जो प्रोफेशन बेस्ड है। राय खोखर, शेख खोखर, जसरत खोखर, चौधरी खोखर, राजा खोखर, मलिक खोखर, बुद्धा खोखर, लोढ़ा खोखर, भट्टी खोखर, लाडा खोखर, कलेर खोखर, फतेह खोखर, खदर खोखर, गुसिया खोखर, ये मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई, सब ब्रांचेस हैं खोखरों की। ये प्रोफेशन, पोजेशन और ब्लड बेस्ड है। ठीक है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है अगर आपको ये समझ आ गया हो। लेकिन मैं आखिर पे एक और अहम बात आपसे करना चाहता हूं दोस्तों, ये तमाम तर हिंदू प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, ये हिंदू प्रैक्टिसेस हैं, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। अपनी बच्चों के रिश्ते करने से पहले ये मत देखा करें कि कोई खोखर है कि नहीं है, ये देखा करें उसकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। ये आखिर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थे, हम उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हैं ना। वो खुद बनी हाशिम से थे। उनके जो अबू बकर थे, जिनकी बेटी आयशा थी, हजरत आयशा जो आपकी जोजा थी, जो अबू बकर थे वो बनी तय्यम से थे, उनका कोई और कबीला था। ठीक है, जो उमर थे वो बनी आदी से थे, उनकी डॉटर जो हजरत हफ्सा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर थी, उनका कोई और कबीला था। ठीक है, वो बनी आदी से थे। उस्मान, जिनको 2 बेटियां दी, उस्मान गनी, वो बनु उमैया से थे। ये सब लोग अलग अलग कबीलों से थे। सिर्फ वाहद हजरत अली जो थे वो बनी हाशिम से थे। तो ये जातें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जातें बरादरी तमाम के तमाम सिर्फ तारुफ कर लिए हैं, इनमें कोई मर्तबा बड़ाई नहीं छुपी हुई। इसीलिए हमेशा जात पात से हट के इक्वालिटी बेसिस पे लोगों को समझें, लोगों को पढ़ें, लोगों को परखें। कास्ट सिस्टम हिंदू प्रैक्टिस है ओरिजिनली, प्योरली। इस्लाम में इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। कास्ट इज नथिंग, इंसान खुद ही सब कुछ होता है। इस्लाम इसको बिल्कुल इसकी निगेशन करता है। इस्लाम को या फॉलो करें या हिंदुइज्म को फॉलो करें। अगर हिंदुइज्म को फॉलो करना है तो कास्ट सिस्टम पे यकीन रखें, अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो इस पर यकीन मत रखें। अपनी जात के साथ
अपने नाम के साथ जात लिखने से बेहतर है कि अपनी औकात लिखें कि आप क्या बन चुके हैं। मे अल्लाह ब्लेस दिस नेशन पाकिस्तान पाइंदाबाद। मोहसिन अकरम को इजाजत दीजिए। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स को आप देख लीजिएगा। अगर आपका कोई बच्चा पढ़ रहा है तो मैं वहां पे ऐसी ऐसी चीजें अपलोड कर रहा हूं जो कि आपको कहीं भी पाकिस्तान के लोकल इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगी। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स टाइप करेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा, वहां पे आपको एजुकेशनल ऐसा स्टफ मिलेगा, आप याद रखेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।